हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम सभी को पढ़ना चाहिए और मेरे साथ आपको भी पढ़ना चाहिए। अब हम पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र यूनिट नंबर 7 यूथ कंपटीशन बुक और उसमें वीडियो नंबर 5 बना रही हूँ मैं आपके लिए, और मुझे तो फिर पढ़ना ही है। तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ललिता चौधरी हिंदी क्लासेस पर। प्लेटो के विचारों से बेमेल है। प्लेटो के विचारों से बेमेल क्या है? अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रस्तुत आभास में अंतर नहीं होता है। अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रस्तुत आभास में अंतर नहीं होता है। प्लेटो के विचारों में मेल नहीं खाता। रिपब्लिक 10वें अध्याय के अनुकरण का प्रयोग प्लेटो ने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए किया है। प्लेटो विचार को सार्वभौमिक अमूर्त सत्य मानते हैं। उसकी प्रतिकृति एक ओर अनुकरण मूलक और दूसरी ओर विशिष्ट होने के कारण असत्य होती है। विचार केवल ज्ञान का विषय है जो रूपाकार धारण करने पर अनुकरण का विषय हो जाता है। उसके अनुकरण का आधार तात्विक ज्ञान न होकर रूपाकार संबंधी है। उसकी अपनी धारणा होती है। प्लेटो के अनुसार मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य उसका ज्ञान सत्य और असत्य के बीच, ज्ञान और धारणा के बीच में है। वही अस्तित्व और अभाव के बीच है। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। 6 अरस्तु ने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं, जो निम्न है: कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। अरस्तु ने त्रासदी के कौन कौन से? कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं: असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, शिल्पगत दोष। अरस्तु का मूल यूनानी नाम अरिस्टोतिलेस था। इनके गुरु का नाम सिकंदर था। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिसमें सर्वप्रथम 3 हैं: पेरिपोइएस्टिकेस काव्यशास्त्र, काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन; टेक्हनेस रिटोरिकेस भाषाशास्त्र, भाषण, भाषा एवं भावों का वर्णन है; वसीयतनामा दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र है। अरस्तु के अनुकरण के संबंध में असंगत है। असंगत क्या है? कला प्रकृति का भावात्मक या कल्पनामय अनुकृति नहीं है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सृजन क्रिया है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की परिप्रेक्ष्य अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत है। अरस्तु भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं। अरस्तु की मान्यता है कि इस अनुकरण का चित्रण में कवि की भावना और कल्पना का निश्चय ही योगदान होगा, वह नकल सम्मान नहीं है। अरस्तु अनुकरण को सृजनात्मक मानते हैं। उनके अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया में कला द्वारा प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्णताएं पूरी की जाती हैं। काव्य कला
को अरस्तु राजनीतिक तथा नीतिशास्त्र की दृष्टि से न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। अरस्तु ने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय में। अरस्तु की त्रासदी में अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय में। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं: कथानक, विचार, पद विन्यास या भाषा, गीत, दृश्य। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने देश, काल और कार्य के अनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया। कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु का घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया है। कथानक के लिए अरस्तु 3 विशेषण रखे हैं: गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। और अरस्तु ने 6 अंग बताए थे त्रासदी के अनिवार्य। वो कौन से थे? कथानक, चरित्र, विचार, पद, योजना, गीत और दृश्य। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। और सही क्या है? अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया है। मन की शुद्धि के लिए से आत्मा विशुद्ध व प्रसन्न होती है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया। विशुद्ध नहीं है, ये विशुद्ध है। मन की शुद्धि से आत्मा विशुद्ध व प्रसन्न होती है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करते हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अतः यह अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत है। विरेचन के संबंध में अन्य कथन सत्य हैं। पेरिपेयुसिस ग्रंथ के रचयिता कौन है? ग्रंथ के रचयिता लॉन्जाइनस है। पेरिपेयुस ग्रंथ के रचयिता उदात सिद्धांत के प्रवर्तक लॉन्जाइनस है। लॉन्जाइनस मूल यूनानी लोंगोइनुस का समय ईसा पूर्व की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। पेरिपेयुस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन सन 1554 इतालवी विद्वान रोबेलतेलो ने करवाया। पेरिपेयुस मूलतः भाषण शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। लॉन्जाइनस ने पेरिपेयुस की रचना पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके की। लॉन्जाइनस ने अपनी रचना पेरिपेयुस में उदात को काव्य की आत्मा माना है। उदात का निरूपण सर्वप्रथम केकिलियुस नामक व्यक्ति ने किया। यह रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां लॉन्जाइनस को प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं, तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिकल समीक्षक भी मानते हैं। लॉन्जाइनस ने कहा, उदात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लॉन्जाइनस ने उदात के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। लॉन्जाइनस के उदात स्रोत में सम्मिलित क्या नहीं है? अत्यधिक शब्द आडंबर सम्मिलित नहीं है। और क्या क्या शामिल है? भावावेश की तीव्रता, गरिमा में रचना विधान और समुचित अलंकार योजना। लॉन्जाइनस ने उदात के स्रोत में अत्यधिक शब्द आडंबर
सम्मिलित नहीं है, बल्कि शब्द आडंबर, बलिष्ठता और भावाडंबर उदात्त के 3 अवरोधक तत्व हैं। लॉन्जाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं: महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, भावों की प्रबलता, अलंकार, विचार अलंकार, शब्दालंकार का समुचित प्रयोग, भव्य पद योजना। इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कृत अंतर्भूत है। रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता असंगत है। असंगत कथन कौन सा है? विषय साधन नहीं साध्य है, जबकि उल्टा है, विषय साध्य नहीं साधन है। प्राचीन काव्य अनुशील आवश्यक है, ये संगत है लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी। और विशद बिंबों की योजना उपादेय है, विषय का विस्तार पूर्वक होना आवश्यक है, विषय साधन नहीं साध्य है। लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है। लॉन्जाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। लॉन्जाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं, बल्कि सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद। वहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मक और आनंद को काव्य का कला का मूल माना है, वहीं लॉन्जाइनस ने आनंदानुभूति को काव्य और कला का मूल उद्देश्य माना है। क्रोचे की मान्यता नहीं है। क्रोचे की मान्यता कौन सी नहीं है? क्रोचे की मान्यता चारों पढ़ते हैं पहले। सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद, इनमें दोनों में भेद है, तो इसका मतलब यही नहीं है पहला ही। स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र या स्वायत्त होता है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप है। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इसमें पहला ही नहीं है क्रोचे की मान्यता। सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान के में अभेद है। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो या लग रहा हो तो कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद, क्रोचे की मान्यता नहीं। क्रोचे का जन्म 1866-1952 इटली में हुआ। क्रोचे की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न हैं: एस्थेटिक 1902 में, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920, डिफेंस ऑफ पोएट 1933 में, क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत सहजानुभूति अभिव्यंजना पर आधारित है, जो इनके अनुसार चेतना की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्रोचे का मत है कि सहजानुभूति से ही व्यक्ति की यथार्थ का ज्ञान होता है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं: अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है, प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं होती है, बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। कला आंतरिक होने के साथ साथ अखंड है। क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है। क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है, संगत पढ़ लेते हैं पहले। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता है, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है। क्रोचे मूलतः आत्मावादी दार्शनिक थे। और जो असंगत है वो क्या है? क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है: क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार नहीं किया। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार नहीं किया। यह क्रोचे के संबंध में संगत कथन है। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं, जो निम्न है। आत्मा और चेतना की 4 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? सैद्धांतिक का ज्ञान और व्यवहारिक या इच्छा, अंतःप्रज्ञा, तर्कात्म
आर्थिक और नैतिक। अभिव्यंजना के संदर्भ में क्रोचे अंतःप्रज्ञा को महत्वपूर्ण मानते हैं। कला को वह अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति ही मानते हैं। क्रोचे के एस्थेटिक के दो भाग हैं। प्रथम भाग, इसमें सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है। द्वितीय भाग, इसमें सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया में से जुड़ा अनिवार्य चरण है। अनिवार्य चरण नहीं है। कौन सा अनिवार्य चरण नहीं है? मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण, यह क्रोचे के अनुसार कला के सृजन से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। और कौन कौन से अनिवार्य चरण हैं? कला द्वारा उद्दीपक प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव, बिंब विधान की माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता, कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण तथा अन्वय। मानस अभिव्यंजना का भौतिकवाद स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण क्रोचे के अनुसार कला सृजन से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। क्रोचे कला का कोई प्रयोजन स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि कला कला के लिए होती है। क्रोचे कला निर्माण में निम्न चरण माने जाते हैं: संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। क्रोचे का कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात कलाकार स्पष्ट सौंदर्य का भागी होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? वक्रोक्ति सिद्धांत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। हिंदी में अभिव्यंजनावाद का सर्वप्रथम उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने किया है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। अभिव्यंजनावाद की चर्चा करते समय इसे प्राय भारतीय आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है। दोनों सिद्धांतों में कुछ साम्य भी दिखाई देता है। दोनों में ही कल्पना और अभिव्यंजना को प्रधानता दी गई है। क्रोचे और कुंतक दोनों ही अभिव्यंजना के वर्गीकरण के विरुद्ध हैं। अपने तरीके से वक्रोक्ति सिद्धांत भी कलावादी है, किंतु दोनों सिद्धांतों का साम्य यही है। गहराई में जाकर देखा जाए तो दोनों सिद्धांतों के उद्देश्य तथा जीवन दृष्टि पूरी तरह से भिन्न है। कोलरिज की दृष्टि से कल्पना के विषय में असंगत कथन है। कोलरिज की दृष्टि से कल्पना के विषय में असंगत कथन क्या है? वे ललिता कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। ये असंगत कथन है। वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। कविता में सामान्य का विशेष महत्व है। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। कोलरिज ललित कल्पना का कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। यह कथन कोलरिज की दृष्टि से कल्पना के संबंध में असंगत है। सैमुअल टेलर कोलरिज का जन्म 1772 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कोलरिज की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं निम्न हैं: द फ्रेड, चर्च एंड स्टेट एंड्स टू रिफ्लेक्शन, कन्फेस ऑफ एंड इक्वायरिंग स्पिरिट। कोलरिज ने कल्पना और ललित कल्पना में निम्न अंतर माना है: यह बिंबों को विघटित या विगलित कर नए रूप में परिवर्तित करती है कल्पना, और ललित कल्पना यह बिंबों को सिर्फ पास रख देती है, कोई परिवर्तन नहीं करती। यह कल्पना जैव कार्य पद्धति पर आधारित है। ललित कल्पना यह यांत्रिक कार्य पर आधारित है। कल्पना प्रतिभा की उपज है, ललित कल्पना प्रज्ञा की उपज है। कल्पना अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है। ललित कल्पना यह प्रधानतः स्मृति से ग्रहण करती है।
बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कोलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक के लेखक कोलरिज हैं। कोलरिज प्रत्ययवादी थे और इनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। कोलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है कि इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोध में या विश्ववादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। फैंसी के लिए रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है तथा इमेजिनेशन का रूपांतरण कल्पना के रूप में प्रचलित है। कोलरिज कहते हैं कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंबधायिनी शक्ति है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी आवागमन है। यह मान्यता किसकी है? टी.एस. इलियट की। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी आवागमन है। यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। टॉमस स्टैंड इलियट का जन्म 1888 से 1965 अमेरिका में हुआ। इलियट को द वेस्टलैंड की कृति के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इलियट ने परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख में निम्न बात कही है: प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। व्यक्तिक प्रज्ञा परस्पर परंपरा से असंबद्ध निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगमन है। कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान तो नहीं चाहिए परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। टी.एस. इलियट का मत नहीं है। टी.एस. इलियट का मत क्या नहीं है? कला का संवेग व्यक्तिक होता है, यह नहीं है। टी.एस. इलियट का मत कौन कौन सा है? कला की जैविक सत्ता होती है। कल्पना अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना होती है। कला का संवेग व्यक्तिक होता है, यह टी.एस. इलियट का मत नहीं है। इलियट की आलोचना का मूल आधार लेक ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा द सेक्रेड वुड में संकलित है। इलियट के अनुसार कला का व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उसमें पलायन तथा उन्होंने स्पष्ट किया कि लेख और कवि का व्यक्तित्व एक उत्प्रेरक की तरह होता है जो रचना को प्रभावित तो करता है पर उसमें दिखाई नहीं देता है। इलियट ने कला को दूर से देखे जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया। इलियट को निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत स्वच्छंदवादियों के काव्य सिद्धांत के विपरीत है। इलियट ने दावा किया है कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उसका दमन करती है। किस कथन में इलियट सहमत नहीं है? परंपरा के अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं, इसमें इलियट सहमत नहीं है। सहमत किस में है इलियट? परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है। परंपरा दाएं के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती है, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए। परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं, इस कथन से इलियट सहमत नहीं है। परंपरा सिद्धांत इलियट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी रचना का मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि रचना का महत्व उतना ही होता है जितना समजन वह संपूर्ण परंपरा में करती है।
इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका ही एक हिस्सा मानते हैं। नए कवियों के लिए इलियट अतीत के ज्ञान को जरूरी मानते हैं। इलियट ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नाम का लेख उद्देश्य रोमांटिक संप्रदाय के व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना तथा परंपरा के अंतर्गत ही व्यक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता प्रदर्शित करना। कविता का भाव स्वच्छंद प्रभाव नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? टी.एस. इलियट की है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसे मुक्ति का नाम है। यह मान्यता है कि टी.एस. इलियट की है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां हैं निम्नलिखित: द सेक्रेड वुड 1920 में, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथेन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज, एसेंट एंड मॉडर्न नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इलियट के अनुसार कविता कवि व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। इलियट का कहना है कि कविता का भाव निर्व्यक्तिक होता है और कवि इस निर्व्यक्तिता को तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह करणीय कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता। इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। रस ध्वनि किसे कहा गया है? रस ध्वनि किसे कहा गया है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को कहा गया है रस ध्वनि। 2:45 हो गए, आज के 2:45 रात के हो गए। अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया है। ट्रेन आ गई। जहाँ व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है, वहाँ रस ध्वनि मानी जाती है। रस ध्वनि, रसादि ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि अन्य ध्वनि भेदों की तुलना में इसमें वाच्यार्थ के अनंतर व्यंग्य की प्रतीति इतनी त्वरित होती है कि लक्षित नहीं होती है। आनंदवर्धन ने रस को स्वतंत्र काव्य तत्व स्वीकार न करके ध्वनि का एक भेद अलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि माना और इसी में रस भाव आदि को अमूर्त किया। तथापि रस की महत्ता को उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? विविक्षिप्तता ने परवाच्य ध्वनि, पता ही नहीं कौन कौन सी ध्वनियां आ गई। वाच्य की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के विविक्षिप्तता ने परावाच्य ध्वनि की विशेषता है। आचार्य आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के दो भेद किए: अविविक्षित वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणामूल ध्वनि, विविक्षितता अन्य परवाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूल्य ध्वनि। ध्वनि के भेदों और उपभेदों की तालिका के माध्यम से इस प्रकार से समझा जा सकता है। ध्वनि के भेद हैं अविविक्षात्मक ध्वनि और विविक्षातान्य परवाच्य ध्वनि, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि। लक्षणामूला ध्वनि के अर्थांतर और अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, और अभिधामूला के अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और सलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। जहाँ व्यंग्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ विद्यमान रहता है, उसका मुख्यार्थ बोध नहीं रहता, जिसे
लक्ष्यार्थ के ग्रहण की आवश्यकता पड़े वहाँ विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूला ध्वनि होती है। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? वाक्य वक्रता। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के अंतर्गत किया है। आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है, किंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य की समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया है। इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक् चातुर्य अथवा चमत्कार नहीं है, वह कवि व्यापार अथवा कवि कौशल। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं, जो निम्न है: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए? 6। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, परपरार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लैस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते हैं? भामह। आचार्य भामह वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लैस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना था और कहा कि जिस प्रकार की स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती है। न कांतामपि विभूषण विभाति वनिता मुखम। भामह ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए उसे अलंकारों का एक मात्र आश्रय माना जाता। भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की। आचार्य दंडी ने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रक्षेति। रीतिवादी आचार्य वामन ने दंडी का विरोध करते हुए कहा कि गुण काव्य के शोभाकारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक हैं। काव्य शोभाया कतारो धर्मा गुणा में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। निम्नलिखित में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? भट्टनायक का है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम भरतमुनि के रस सूत्र में साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है, इसलिए उन्होंने साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। भट्टनायक ने विभावादि का साधारणीकरण होता है, अभिनव गुप्त सहृदय का साधारणीकरण होता है और विश्वनाथ विभावादि का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बनल धर्म का साधारणीकरण होता है। एक बार फिर से, भट्टनायक ने सर्वप्रथम भरतमुनि के रस सूत्रों में साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, इसलिए उन्होंने साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। भट्टनायक को आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। भट्टनायक विभावादि को साधारणीकरण होता है, विभावादि का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ विभावादि का अपने पराये आश्रय सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। रामचंद्र शुक्ल आलम्बन धर्म का साधारणीकरण होता है। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उसे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है
उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियों के 3 भेद हैं। वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति अभिधा, लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति लक्षणा, व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति व्यंजना। लक्षणा शब्द शक्ति शब्दों के मुख्यार्थ को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा कहते हैं। शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उन्हें लक्षणा कहते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बनो जोगू, तुम ही उचित तप मो कह भोगू में कौन सी शब्द शक्ति है? वे आर्थी व्यंजना। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू पंक्ति में आरती व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, शाब्दी और आर्थी। शाब्दी व्यंजना जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना जहाँ व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होता है, होकर अर्थ पर आधारित होती है, उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। यह 2 प्रकार के हैं, अभिधा मूलक आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है व्यंजना। दोहा कबीरदास का है और इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द जिस शब्द के जिस व्यापार में से मुख्य और लक्ष्यार्थ भिन्न अर्थ प्रतीत होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अन्य या विशेषार्थ का ज्ञान कराने के कारण वाले शब्दों को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें चलती चाकी देख के कबीरा दिया रोई, इसमें चाकी को देखकर, चाकी में तो दाने डाले जाते हैं, चाहे वो दाल के हों, चाहे गेहूं के हों, चाहे मूंग के हों, चाहे चने के हों, पर उसमें सिर्फ दाने डाले जाते हैं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तीसरा अर्थ लगाते हुए, जैसे एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हो। चाकी चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यह शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है। इसमें मुख्यार्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण राम जाता है। लक्षणा अभिधा में बाधा, अर्थात जो अर्थ अभिधा के द्वारा प्राप्त होकर घुमाकर प्रकट किया जाए, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। उदाहरण गंगा में गांव शब्द शक्तियों का परिचय देते हुए देव ने लिखा है, अभिधा उत्तम काव्य लक्षणा मध्य लक्षणा लीन, अधम रस विरस उल्टी कहत नवीन। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ऐसा करके आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। देखो बीच में डिस्टर्ब नहीं करती, पढ़ाते टाइम पे बीच बीच में लोग बोलते रहते चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार। आप लोगों का कौन सा पैसा लग रहा है इसमें? करें तो भी आपको थैंक यू और नहीं करें तो भी आपको थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब